चैनल सरस्वती स्क्वायर। कल हमने स्टार्ट किया था लिपिड ऑटोकॉइड्स के बारे में, है ना। हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था आइकोसानॉइड्स क्या होते हैं, जो कि 20 कार्बन से बने होते हैं। और उसके बाद हमने देखा था कि साइक्लो ऑक्सीजनेज एंजाइम होते थे और लिपो ऑक्सीजनेज एंजाइम होते थे, जिनसे आगे इनके मीडिएटर बनते थे, प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स। एग्जैक्टली यही देखा था हमने। आज हम देखेंगे कि साइक्लो ऑक्सीजनेज में कोक्स 1 कोक्स 2 क्या है, और सारे प्रोस्टाग्लैंडिन के फंक्शन देखेंगे ऑर्गन्स में किस तरीके से है। ओके बच्चों, सबसे पहले साइक्लो ऑक्सीजनेज जो है कोक्स 1 और कोक्स 2 ये पाए जाते हैं, कोक्स 3 भी होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कोक्स 1। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम नॉट इंड्यूसिबल ऑलवेज प्रेजेंट इन द सेल। इसका मतलब क्या है कि ये जो कोक्स 1 एंजाइम होता है ये ऑलवेज हर वक्त प्रेजेंट होता है आपके सेल के अंदर, ठीक है। जैसे कि कोक्स 2 को देखो, इट इज इंड्यूसिबल एंजाइम दैट इज प्रेजेंट व्हेन स्टिमुलाई इज गिवन। कल मैंने बताया था फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल कोई भी स्टिमुलाई हो सकता है, ठीक है। उस स्टिमुलाई के बाद ही कोक्स 2 रिलीज होता है, पर कोक्स 1 का ऐसा कुछ नहीं है, ये ऑलवेज प्रेजेंट रहता है हमारे सेल के अंदर। तो इसलिए हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव भी बोलते हैं और सर्व एज अ हाउस कीपिंग, ठीक है। हाउस कीपिंग सेल की तरह रहता है हमारी बॉडी के अंदर, ये चीज आपने याद रखनी है। और नॉट इंड्यूसिबल है, मतलब इंड्यूस करने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी भी स्टिमुलाई की जरूरत नहीं है इसे, ओके। सर्व एज अ हाउस कीपिंग, और वो वाला है इंड्यूसिबल, इसे हमें स्टिमुलाई करने की जरूरत पड़ेगी, ओके। उसके बाद है सेकंड पॉइंट, इट पार्टिसिपेट इन फिजियोलॉजिकल फंक्शन सच एज secretion of mucus for a cell, maintenance of renal function, reproductive function and hemostasis। हमारी बॉडी में मतलब जो भी हमारे ऑर्गन जो भी वर्क कर रहे हैं हम उसे बोलते हैं ना फिजियोलॉजिकल फंक्शन, जो हमारी बॉडी में हो रहे हैं। तो ये कोक्स 1 बहुत अच्छा है हमारी बॉडी के लिए, जो हमेशा 24 आवर प्रेजेंट है हमारे साथ। ये सिक्रीट करता है म्यूकस को। म्यूकस आपको पता है गैस्ट्रिक और इंटेस्टिनल लाइनिंग्स में प्रेजेंट होता है ना, लाइनिंग्स में प्रेजेंट होता है। क्यों, क्या काम होता है इस चीज का, हमें पता है कि हमारे स्टमक में, टमी में प्रेजेंट है बच्चों HCl, और HCl आपको तो वैसे ही पता है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये तो वैसे ही कितनी प्रॉब्लम कर दे, है ना। ऐसे थोड़ा सा भी गिर जाए तो ब्लिस्टर कॉज कर देता है। तो अगर आपकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, स्टमक की जो लाइनिंग है, अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएगी ना बच्चों HCl के साथ, तो बहुत सारे अल्सर हो जाएंगे और धीरे 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 इरोड हो जाएगी पूरी की पूरी स्किन। तो पर ऐसा नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि कोक्स 1 जो है ये म्यूकस सिक्रीशन करके रखता है, और ऐसे ये जो स्टमक की लाइनिंग है इस तरीके से प्रेजेंट होता है, जेली लाइक होता है, थिक विस्कस होता है, ठीक है। म्यूकस इस तरीके से प्रेजेंट होता है। कई बार क्या होता है कि आपके स्टमक में बहुत ज़्यादा एसिड सिक्रीट हो जाता है, कोई भी रीज़न हो सकता है, ठीक है। किसी बीमारी की वजह से हो सकता है, या फिर आपने बहुत बाहर का खा लिया, तला हुआ खा लिया, तो उस टाइम पे ये जो म्यूकस है ये इरोड हो जाती है। फिर उसके बाद HCl म्यूकस मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आता है, उसके बाद अल्सर्स क्रिएट कर देता है, ओके। तो इसीलिए इसी वजह से भी हम जो नसेड्स खाते हैं, पेन किलर्स वगैरह खाते हैं ना बच्चों, तो वो क्या करती हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स को इनहिबिट करती हैं, नो डाउट। इसे तो करने हमने दवाई खाई थी इसे बंद करने के लिए, क्योंकि कोक्स 2 आपकी इन्फ्लामेशन करती है, ठीक है, और उसकी वजह से बाद में आपको पेन होता है। तो पर साथ ही साथ में कोक्स 1 भी बंद हो जाता है, और इसीलिए बोला जाता है कि पेन किलर्स वगैरह ज़्यादा नहीं खाने चाहिए, अल्सर भी बन जाते हैं, एसिडिटी कंटेंट हो जाता है, बन जाता है बॉडी में, ओके। चलो, और ये मेंटेनेंस ऑफ रीनल फंक्शन, रीनल फंक्शन को किस तरीके से मेंटेन करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन आपका एज अ डायूरेटिक काम करता है, ठीक है। डायूरेटिक काम करता है और एंटी डायूरेटिक हार्मोन को इनहिबिट करता है, नीचे देखेंगे इसके फंक्शन। इसी तरह से रिप्रोडक्टिव फंक्शन में भी बहुत अच्छा काम है इसका, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है उस टाइम में पे भी जो फीटल सेल होते हैं, बच्चे के सेल होते हैं, वो प्रोस्टाग्लैंडिन एफ रिलीज करता है, और जिससे हमें पता लगता है कि हाँ काफ़ी सारे साइंस होते हैं प्रेगनेंसी के, ठीक है। तो उस टाइम पे भी प्रोस्टाग्लैंडिन जो होते हैं हाई रहते हैं, और एट द एंड ऑफ द लेबर में भी आपके प्रोस्टाग्लैंडिन ही है जो लीवर में इंड्यूस करवाते हैं। तो काफ़ी सारा फंक्शन है इनका। तो इस तरीके से ये ओवरऑल जो कोक्स 1 है हमारी बॉडी में होमियोस्टेसिस मेंटेन करके रखता है, एक बैलेंस मेंटेन करके रखता है, ठीक है। इवन आपको पता है कि अगर
जो आपके प्रोस्टाग्लैंडिन्स है बच्चों, COX-1 COX-2, इनके अंदर तो प्रोस्टाग्लैंडिन ही आ रहे हैं ना। तो एक आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछ लेते हैं, यहीं पे बता देती हूँ, ठीक है बच्चों। वो है बार्टर सिंड्रोम, सुना है? बार्टर सिंड्रोम, ये एग्जाम में बहुत पूछ लेते हैं। ये क्या होता है बच्चों कि इसमें आपका जो एंजियोटेंसिन 2 है उसकी सेंसिटिविटी बहुत डिक्रीज हो जाती है। यहाँ पे बार्टर सिंड्रोम में एंजियोटेंसिन 2 की हमने देखा था, रास सिस्टम में एंजियोटेंसिन 2 कितने सारे एक्शन कर रहा था, सिंपैथेटिक एक्शन कर रहा था, कॉन्स्ट्रिक्शंस कर रहा था, और ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा था, रीअब्जॉर्प्शन कर रहा था सोडियम की। याद है कि नहीं? रास सिस्टम लास्ट लेक्चर में हमने किया था। तो एंजियोटेंसिन 2 इतने सारे फंक्शन कर रहा था, पर यहाँ पे बार्टर सिंड्रोम में एंजियोटेंसिन 2 का जो फंक्शन है, सेंसिटिविटी बोलेंगे पर्टिकुलरली, वो डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू द इंक्रीज इन द प्रोस्टाग्लैंडिन। बहुत ज़्यादा अगर आपकी प्रोस्टाग्लैंडिन बन जाए तो एंजियोटेंसिन 2 की सेंसिटिविटी कम हो जाती है। और इसके पीछे सिर्फ एक ही फैक्टर नहीं है, काफ़ी सारे जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं, जीन लेवल पे म्यूटेशन हो जाती है, ये भी बोला जाता है, देखा गया है, ठीक है। तो बार्टर सिंड्रोम आपको याद रखना है, डिक्रीज इन द सेंसिटिविटी ऑफ एंजियोटेंसिन 2 ड्यू टू जेनेटिक कॉजेज और इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ओके, उसके बाद क्या देख रहे थे, ये COX-1 के फिजियोलॉजिकल हमने देखे कितने अच्छे अच्छे काम है ना। COX-2 क्या है, हमने देखा था जब स्टिमुलाई आती है तभी ये रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। तो इट इज इन्वॉल्व इन द इन्फ्लामेटरी एंड अदर पैथोलॉजिकल कंडीशन। पैथोलॉजिकल मतलब डिजीज कंडीशन में जब स्टिमुलाई आए किसी भी तरीके की, तो आपका प्रोसेस होता है स्टार्ट कौन सा, इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन हो या कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन हो, आपके COX-2 वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, इसीलिए इंड्यूसिबल बोलते हैं स्टिमुलाई देने के बाद ही। अब देख लेते हैं लोकेशन की, ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। आपके स्टमक में प्रेजेंट है COX-1, किडनी में हमें पता है, स्टमक, किडनी, इंटेस्टाइन, प्लेटलेट्स, इन सब में ये प्रेजेंट है, ठीक है। लोकेशंस याद कर लेना। COX-2 की बात करो, इन्फ्लामेशन की बात आ रही है तो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, नो डाउट आपके मैक्रोफेजेस हो गए, और ये साइनोवियोसाइट्स भी लिखा होता है आपकी बुक्स में कई जगह पे, जो सेल्स आपके साइनोवियल फ्लूइड्स बनाते हैं। आपने देखा है ना जॉइंट्स में, नी पे पड़ा होगा कि जो साइनोवियल फ्लूइड है डिक्रीज हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, कार्टिलेजेस में फ्रिक्शंस आ जाती है, वो सारे, ठीक है। उसमें तो इसमें बोलने का यही मतलब है कि उस केसेस में भी इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाती है, तो इस वजह से साइनोवियोसाइट्स लोकेशन में ऐड किया हुआ है, ओके। और उसके बाद ये भी देख लेते हैं थर्ड, COX-3, COX-1 COX-2 पता लगा, ठीक है। COX-1 हेल्दी है हमारे लिए, अच्छा है, हमें प्रोटेक्ट करके रख रहा है, अच्छे फंक्शन है। COX-2 भी अच्छा है, नो डाउट इन्फ्लामेशन एक हीलिंग प्रोसेस ही है, पर उस टाइम पे हमें होती है पेन, इसलिए थोड़ा ऐसे है COX-2 का। COX-3 बच्चों ये याद रखना, जब आप नसेट्स की क्लासिफिकेशन करते हो ना, तो उसमें दिया जाता है कि ड्रग्स की कैटेगरी बनी होती है किस हिसाब से, कि आपके पेन किलर जो है विद इन्फ्लामेशन है, विदाउट इन्फ्लामेशन है ना, कि इन्फ्लामेशन को कोई इनहिबिट कर रहे हैं, किसी का इन्फ्लामेशन के साथ लेना देना ही नहीं है, इस तरीके से। तो COX-3 जो है ये पेन परसेप्शन, मतलब COX-3 पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पेन एंड फीवर के लिए, पेन एंड फीवर। बट बच्चों ये इन्फ्लामेशन में इन्वॉल्व नहीं होता, इन्फ्लामेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है, ये पेन एंड फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब आप पैरासीटामोल खाते हो तो वो इस COX-3 को ही इनहिबिट करता है, ओके। उसके बाद अब हम अलग अलग देख लेते हैं इनके फंक्शन। प्रोस्टाग्लैंडिन ऑर्गन वाइज ये ऑर्गन लिखे हैं बच्चों, ब्लड वेसल्स, हार्ट, ब्रोंकाई, स्टमक, किडनी, यूट्रस, एंडोक्राइन सिस्टम। आपकी बुक में काफी सारे और भी दिए थे, ठीक है, पर मेन ये मोर देन सफिशिएंट है, ओके। तो प्रोस्टाग्लैंडिन E2, F2, I2, A2 ये थ्रोम्बोक्सिन है। थ्रोम्बोक्सिन का हमें पता है, कल हमने याद है एक चीज जो याद मतलब काम आएगी आज भी, ये हमने किया था ना, प्रोस्टाग्लैंडिन में F और थ्रोम्बोक्सिन A2 है ना, फेंक दे, हमने कुछ ऐसा वर्ड बनाया था कल,
पता नहीं आप लोगों ने कुछ अलग सा बनाया कि नहीं। और ये ल्यूकोट्राइन्स थे, CDE ल्यूकोट्राइन्स। ये फेंक दे वर्ड क्या कर रहा था बच्चों, कॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा था। ये इसलिए याद रखना जरूरी है क्योंकि इनके बेसिस पे इसके फंक्शन काफी ज्यादा मतलब रिलाय कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए। तो प्रोस्टाग्लैंडिन F और थ्रोम्बोक्सिन A2, थ्रोम्बोक्सिन A2 ही है हमारे पास वैसे तो ल्यूकोट्राइन्स ये कॉन्स्ट्रिक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी देखो, यहाँ पे देखो F2 एंड आपका थ्रोम्बोक्सिन A2, ठीक है। तो ये क्या वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कर रहे हैं, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कर रहे हैं। मैंने बताया था कि फेंक दे के अलावा जितने भी बच्चे हैं वो वेजो डायलेशन कर रहे हैं। तो ब्लड वेसल्स में अब आप इजीली लिख सकते हो कि प्रोस्टाग्लैंडिन E2 वेजो डायलेशन कर रहे हैं। बच्चों डायलेशन होगा तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, है ना। कोई चीज नैरो होगी, कॉन्स्ट्रिक्ट होगी, उसकी वॉल पे प्रेशर इंक्रीज हो रहा था जगह कम होने की वजह से, पर यहाँ पे डायलेट करके तो प्रेशर भी डिक्रीज हो गया। प्रोस्टाग्लैंडिन I2 वेजो डायलेशन। प्रोस्टाग्लैंडिन E2 और I2 जो है ना बहनों की तरह है, सेम ही काम करती हैं ऑलमोस्ट। डायलेशन ये भी डायलेशन कर रहा है, ये याद रखना। इन दोनों के एक्शन ऑलमोस्ट सेम ही होंगे। ये प्रोस्टासाइक्लिन बोलते हैं, भूल तो नहीं गए आज, ये प्रोस्टासाइक्लिन, ओके। तो PGE2 वेजो डायलेशन, डिक्रीज इन प्रेशर। PGF2 वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, ये भी वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, ये वेजो डायलेशन। चलो हार्ट में अगर देखो कुछ खास बच्चों, हार्ट में इतना कुछ खास है नहीं, वीक आयनोट्रोपिक है। आयनोट्रोपिक मतलब कॉन्ट्रैक्शन, हल्का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं हार्ट को, ठीक है। तो क्या है ये वीक आयनोट्रोपिक है और इनका तो वो भी कुछ मतलब कुछ खास है नहीं। प्रोस्टासाइक्लिन और थ्रोम्बोक्सिन का हार्ट में कोई इफेक्ट नहीं है, ये वीक आयनोट्रोपिक्स हैं। उसके बाद ब्रोंकाई में, अब कल भी मैंने देखा था जो कॉन्स्ट्रिक्ट कर रही हैं जो चीजें, वो स्मूथ मसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर रही हैं, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर रही हैं। ब्रोंकाई को भी तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन है ना, अस्थमा की ड्रग वहां पे एक्ट करती हैं, बंद करती हैं। तो कॉन्स्ट्रिक्शन बच्चों फिर से आ जाओ F और A पे, कौन सी, ये और ये, है ना, ये कर रही हैं। तो क्या हो रहा है, ये आपके ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करेगी, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। और उसके ऑपोजिट ये जो है, अब बची हुई जो PGE2 ये तो सब डायलेशन ही कर रही थी ना, तो ये क्या भी कर रही है, हिस्टामिन की वजह से भी एलर्जी का पूरा फिनोमिना स्टार्ट होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन करता है ना हिस्टामिन भी, तो ये हिस्टामिन को इनहिबिट कर रही है और क्या कर रही है, डायलेशन कर रही है। तो ये ब्रोंक्यूल्स के लिए अच्छी है PGE2। उसके बाद ये तो हमने देख लिया कॉन्स्ट्रिक्शन और I2 डायलेशन। E और I सेम ऑलमोस्ट सेम फंक्शन है इनका। उसके बाद स्टमक में अगर बात करें, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 बहुत अच्छा है, हमने COX-1 में देखा था, डिक्रीज एसिड सिक्रेशन, आपके एसिड सिक्रेशन को डिक्रीज कर रहे हैं और म्यूकस की सिक्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं। अब PGE2 और I2 यहाँ पे भी सेम काम कर रहे हैं, और F2 और थ्रोम्बोक्सिन का कोई नहीं है, ये दोनों समहाउ सेम काम करते हैं और PGE2 I2 सेम काम करते हैं, ठीक है। ये चीजें लेकर चलना। किडनी में अगर आप आ जाओ तो क्या है, नेट्रियूरेसिस, क्या होता है, एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम को हम बोलते हैं नेट्रियूरेसिस। तो आपकी जो प्रोस्टाग्लैंडिन है बच्चों, ये डायूरेटिक की तरह काम करती है, आपको बार बार सुसु जाना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपके डायूरेटिक की तरह काम करती हैं और ये इनहिबिट कर रही है एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन्स को, ओके। तो इस तरीके से ये काम करती हैं। फिर उसके बाद रेनिन को भी रिलीज करवा रही है, किडनी में फंक्शन देखा, रेनिन को रिलीज करवा रही है थ्रू सिंपैथेटिक एक्शन। सिंपैथेटिक में आपने देखा था जब हमने एड्रेनर्जिक में देखा था, अल्फा और बीटा के एक्शंस देखे थे, याद है कि नहीं। तो बीटा 1 जो था रेनिन रिलीज कर रहा था, सिंपैथेटिक एक्शन है, तो किडनी में ये रेनिन को रिलीज करवा रही हैं। और PGE2 का भी सेम है। देन यूट्रस में आ जाओ, यूट्रस में प्रेग्नेंट लेडी में देखा गया कि ये कॉन्ट्रैक्शन ही करवा रही हैं, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्शन ही करवा रही हैं। और नॉन प्रेग्नेंट लेडी में देखा गया कि ये समहाउ रिलैक्सेशन प्रोवाइड करती हैं, ओके। ये चीज है यूट्रस में। उसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम में बच्चों आपके जितने भी एंटीरियर पिट्यूटरी हॉर्मोन्स हैं उनको रिलीज करवाती हैं ये। और इनमें क्या क्या आ जाते हैं आपके, स्टीरॉइड्स आ गए, इंसुलिन आ गए, थायराइड स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स भी, ओके। एंटी पिट्यूटरी हॉर्मोन्स को रिलीज करवा रही है, स्टीरॉइड्स को, इंसुलिन को, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, इन सबको रिलीज करवा रही है। अगर एंडोक्राइन सिस्टम में देखोगे तो PGE2 ये कर रहा है।
F2 क्या कर रहा है, गोनाडोट्रोपिन्स। गोनाडोट्रोपिन्स क्या करते हैं, आपके रिप्रोडक्टिव जो हो गए टेस्टिस ओवरीज उनको मेंटेन करती हैं, तो गोनाडोट्रोपिन रिलीज करवा रहे हैं। एंड प्रोलैक्टिन, ठीक है, सिक्रीशन ऑफ मिल्क, हम देखते हैं प्रोलैक्टिन का फंक्शन। उसके बाद अब ये तो हमें पता है, कल मैंने आपको कैसे याद करवाया था कि पूरी प्रोस्टाग्लैंडिन फैमिली में थ्रोम्बोक्सिन ही एक अलग सा था जो कि क्या कर रहा था, प्लेटलेट को एग्रीगेट कर रहा था, ठीक है। प्लेटलेट को एग्रीगेशन जब हम करते हैं तो क्या होता है, क्लोटिंग फॉर्मेशन हो जाती है उस टाइम, है ना, क्लोट बन जाता है। और वहीं पे प्रोस्टासाइक्लिन आपका PGI2 ऑपोजिट काम कर रहा है, इसे इनहिबिट कर रहा है, प्लेटलेट एग्रीगेशन को रोक रहा है। बच्चों जब आपको चोट लग जाती है, गिर जाती है, ऐसा नहीं है कि थ्रोम्बोक्सिन का एक्शन बहुत बुरा है, प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होना चाहिए। तो जब आप गिर जाते हो, ठीक है, तो ब्लड फ्लो को कौन रोकता है, ये तो रोकता है, प्लेटलेट एग्रीगेट कर जाता है, जो टूटे फूटे पार्ट्स है फाइब्रिन्स को लेकर जोड़ने में लगा होता है ना। आप देखते हो चोट लग जाती है तो क्या होता है, RBC आपका पूरा ब्लड बाहर आ जाता है, RBC WBC प्लेटलेट्स, यही होता है ना। RBC ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा रहा होता है, WBC डिफेंसिव सिस्टम, उस जो चोट लगी है, ठीक है, वहाँ पे माइक्रोब्स को मारने में लग जाते हैं। और आपके प्लेटलेट्स क्या करते हैं, प्लेटलेट्स जो फाइब्रिन्स हैं, ठीक है, कार्टिलेज फाइब्रिन्स जो मसल्स में हैं वो टूटे बिखरे पड़े, उन्हें जोड़ने में लग जाता है, तो इस तरीके से वो थोड़े टाइम के बाद हील कर देता है और ब्लड लॉस को भी प्रिवेंट करता है। ओके, हम मतलब इस सेंस से थ्रोम्बोक्सिन का एक्शन अच्छा है, प्लेटलेट एग्रीगेशन कर रहा है। पर अगर बॉडी के अंदर हार्ट के केसेस में अगर प्लाक वगैरह बन गया, आपका फैट डिपॉजिट हो गया और वो प्लैक आपका बर्स्ट हो गया, वहाँ पे भी ये सेम काम करेंगे। इन्हें नहीं पता है कि अगर यहाँ पे ये वही काम करेंगे तो ये पूरी आर्टरी को ब्लॉक कर देंगे और जिसकी वजह से हार्ट अटैक आता है। ओके, तो प्रोस्टासाइक्लिन ये क्लोटिंग, ये प्लेटलेट एग्रीगेशन, इन सबको रोक रहा है आपका प्रोस्टासाइक्लिन। होप सो आपको ये सारे जो फंक्शंस है प्रोस्टाग्लैंडिन्स के, आज हमने क्या किया, साइक्लोऑक्सीजिनेज में ओवरऑल जितनी भी चीज़ें थी वो कवर कर ली हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास क्या बचा, ल्यूकोट्राइन्स बचा है और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। होप सो कि थर्ड लेक्चर में आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू।